आओ एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिटर्न ऑन इनकम। ये मोस्टली थ्योरी है, 5 मार्क्स का थ्योरी है मिनिमम। हेलो, मिनिमम 5 मार्क्स का थ्योरी है, मैक्सिमम 10 मार्क्स। ठीक है, इसमें ये जो 2-3 क्वेश्चन तुम लोग को दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है। तो जब तक आपको सेक्शंस क्लियर नहीं होंगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ वो पहले अच्छे से पढ़ो, फिर इसके प्रैक्टिकल सम्स देखेंगे बाद में। पहले आपको सेक्शन पे कमांड आना चाहिए, ठीक है ना। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। देखो, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, आज आपने सुना होगा, सुनो ना, आज आपने सुना होगा लोगों को ना इनकम टैक्स देना पड़ता है, सुना है? तो आज कोई भी इंसान अगर पैसा कमा रहा है तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा अगर उसकी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है। पुराने वाले एक्ट में कितना था? 2,50,000। ओल्ड वाले एक्ट में, अभी जो नया नया अमेंडमेंट आया है वहाँ पे 4 लाख हो गया कि अगर आप 4 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ जाएगा, आपको इनकम टैक्स का ब्यौरा देना पड़ जाएगा। ठीक है, ये नया और पुराना अमेंडमेंट में अलग अलग लिमिट था, बट मैं सिंपली ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी पर्सन अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा पैसा कमाता है तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो टैक्स नहीं दे रहा है तो एटलीस्ट अपने इनकम का ब्यौरा देगा, अपने इनकम का इंफॉर्मेशन देगा। किसको देगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मान लो आज प्रीति है, इसका जॉब लग गया, अच्छा खासा पैसा कमा रही है, हर महीने इसके सैलरी से टीडीएस कट रहा है। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट अ सोर्स। नॉर्मली सैलरीड पर्सन के अकाउंट से टीडीएस कटता है। अब प्रीति जाकर झमेला कर रही है कि मेरे अकाउंट से टीडीएस क्यों कटा, मेरे अकाउंट से टीडीएस क्यों कटा, आया सामने। प्लस मान लो एट द सेम टाइम वो बिजनेस कर रही है तो इसको इनकम टैक्स का नोटिस आ गया कि भाई तुम्हारी इनकम अच्छी खासी है, चलो तुम आईटीआर फाइल करो। तो प्रीति जाकर क्वेश्चन कर रही है कि मेरे अकाउंट से टीडीएस कट रहा है, मुझे आईटीआर फाइल करने को दिया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है प्रीति के जो पापा है बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी नोटिस आ रहा है कि आप भी अपना आईटीआर फाइल करो। तो जब लोग लड़ रहे हैं कि मुझे आईटीआर क्यों फाइल करना है, मेरे अकाउंट से टीडीएस क्यों कटा है, ये बात कहाँ लिखा गया है? तो सिंपल आंसर है, ये बात लिखा गया है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ये बात इस सेक्शन में लिखा गया है कि अगर आपकी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो यू हैव टू फाइल आईटीआर विद इन अ ड्यू डेट या स्पेसिफाइड ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट है। तो देखो यही बात यहाँ लिखा हुआ, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 मैंडेट द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ये सेक्शन बोलता है कि भैया आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, आपको अपनी इनकम का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा by specific category of taxpayer if their income exceed the basic exemption limit or under the prescribed condition। सिंपल सा ये सेक्शन क्या बोल रहा है, अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है तो भैया आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। समझ गया? सिंपल सा बोलता है, अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अब कुछ कुछ के लिए तो मैंडेटरी है। यहाँ पे तो बोला क्या है कि अगर सपोज मैं 3 लाख रुपया कमा रहा हूँ, 3 लाख रुपया कमा रहा हूँ, मेरी इनकम क्या है 2,50,000 से ज़्यादा है, तो मेरे को आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम 4 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, बट वो पैसा छुपा के रखे हैं, आईटीआर फाइल नहीं करते। बट कुछ कुछ लोगों को ना कंपलसरी है आईटीआर फाइल करना। जैसे एग्जांपल अपना देव, इंडिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाया है, इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी बनाया है। आया सामने, इंडिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बोला सर इंडिया में क्या प्रॉपर्टी बनाएंगे, अच्छा खासा टैक्स लेकर बैठा है, दुबई में प्रॉपर्टी बनाएंगे सर, बुर्ज खलीफा बगल में ठो अपना खलीफा खोलेगा। आया बात सामने, वहाँ पे ठो बिल्डिंग लिया है। तो अगर देव इंडिया में भिखारी है और इंटरनेशनल में अमीर अमीर वाला इंसान है, इंडिया में भिखारी का मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स जीरो दिखा रहा है, अपने आप को लो दिखा रहा है, और इंटरनेशनल में अपने आप को अमीर दिखा रहा है, तो गवर्नमेंट पता क्या बोलती है, इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी लिया है ना, चल आईटीआर फाइल कर। देव बोल रहा पैसा नहीं है, आईटीआर फाइल कर, 1 भी रुपया नहीं, आईटीआर फाइल कर। देव बोल रहा हम ना लोन लेके जीवन जी रहे, हाँ ठीक, आईटीआर फाइल कर। इंडिया के बाहर अगर तुम प्रॉपर्टी खरीदते हो, इंडिया के बाहर अगर तुम पैसा वैसा भेजते हो तो तुमको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी औकात कि इंडिया के बाहर तुम खरीद रहे हो और इंडिया में तुम आईटीआर नहीं फाइल करोगे, ये क्या लॉजिक है? सिंपल सी बात है भाई, तुम अपने देश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, देश के बाहर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तुम्हारे हाथ छोटे या बड़े हाथ हैं?
बड़े हाथ है, तुम्हारी जान पहचान छोटी है बड़ी, बड़ी है, बड़ी है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास पैसा है, तभी तो तुम देश के बाहर लेके जा रहे हो। तो ऐसे लोगों को आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी है आईटीआर फाइल करना, जैसे जिनकी प्रॉपर्टी बाहर में है, फॉरेन कंट्रीज में। और क्या क्या केस हो सकता है, जैसे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हुज ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, क्या है अपने डिडक्शन चैप्टर में देखेंगे, ठीक है, एक्सीड द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। ठीक है, बोल रहा है कि जो सैलरीड है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर उनकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है, एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि आईटीआर फाइल करो। बट लोग नहीं फाइल करते, बट उनके लिए क्या है, मैंडेटरी है कि आप आईटीआर फाइल करें। देखो, आईटीआर फाइल करने का मतलब टैक्स देना नहीं होता है। दिक्कत क्या है ना, अगर तुम किसी चाय वाले को बोल दो कि सर जी आप ना आईटीआर फाइल करो, तो क्या बोलेगा, हम तो उतना पैसा नहीं कमाते हैं, हम कहाँ से टैक्स देंगे। आईटीआर फाइल करना अलग होता है, टैक्स देना अलग होता है। आईटीआर फाइल करने का मतलब आप अपने इनकम के बारे में बता रहे हो कि हम कहाँ कहाँ से पैसा कमाते हैं। तो भाई डिडक्शन भी तो है, लिमिट भी तो गवर्नमेंट खुद बोलती है। जैसे पुराना वाला एक्ट में गवर्नमेंट खुद बोलती थी कि अगर आपका 5 लाख रुपया तक का लिमिट है, अरे पुराना वाला जो अमेंडमेंट के पहले जो ओल्ड स्कीम में था ना, कि अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि जो भी आपका टैक्स बनता है 2,50,000 से 5 लाख के बीच में, उस पर आपको 87A का रिबेट मिल जाता है। तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी वो क्या हो गई, नील हो गई। और नए वाले जो अमेंडमेंट में तो गवर्नमेंट तो बोलती 7 से 8 लाख रुपया तक का एग्जाम्पशन लिमिट दे दिया है। अरे एग्जाम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपया नॉर्मल के लिए, प्लस वहां से आपको रिबेट मिल जाता है 87A का, तो आपको लगभग 7 लाख रुपया पर कोई टैक्स नहीं है। और अभी अभी जो लेटेस्ट वाला आया है, अरे जो लेटेस्ट वाला भी आया है, ठीक है, न्यू वाला जो आया, उसमें पता क्या बोलता है, अप टू 4 लाख नो टैक्स। 4 लाख, वो जो 3 लाख का एग्जाम्पशन लिमिट था ना, अब वो 4 लाख हो गया। तो गवर्नमेंट खुद बढ़ा रही है कि भाई तुम अगर 4 लाख रुपया तक पैसा कमा रहे हो, नो टैक्स। अगर तुमको नया वाला लिमिट याद नहीं है तो चलो मैं पुराना वाला लिमिट तुमको याद दिलाता हूँ। अप टू 2,50,000 नो टैक्स। 2,50,000 से 5 लाख में जो 12,500 का टैक्स बनता था जिसको अपने बोलते थे 87, याद है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि जो 12,500 का टैक्स बनता हमको मत दो। तो देखा जाए ओल्ड स्कीम भी बोलता है कि अप टू 5 लाख नो टैक्स। तो गवर्नमेंट खुद बोलती है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के नीचे है तो आप अपना इनकम का ब्यौरा दीजिए ना, आप टैक्स मत दीजिएगा पर इनकम का इन्फॉर्मेशन दीजिए, आईटीआर तो फाइल करो। एटलीस्ट गवर्नमेंट को पता तो चलना चाहिए हमारे देश में कौन कौन लोग पैसा कमा रहे हैं और कौन कौन लोग पैसा नहीं कमा रहे। तुम लोग सेम 2 में नेशनल इनकम पढ़ के आया होगा, याद है मैंने तुम लोग को एक टॉपिक पढ़ाया था डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम, और वहां पे मैंने एक पॉइंट पढ़ा था लैक ऑफ डेटा। तो तुम जब आईटीआर फाइल ही नहीं करोगे तो गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं आएगा। आज अगर मैं आप सारे लोग आईटीआर फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट के पास डेटा आएगा, तो गवर्नमेंट उसी डेटा से देश का क्या निकालेगी, जीडीपी। और आप डेटा ही नहीं दोगे तो जीडीपी निकलेगी कैसे। हर देश का जो जीडीपी है ना, स्पेशली इंडिया वाली जो जीडीपी है ना, वो पैरेलल है। अगर वो 4 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन दिख रही है तो याद रखना उसका डबल है। अगर इंडिया की इनकम 3 ट्रिलियन है तो रियलिटी में वो ट्रिलियन पता है कितना, 6 ट्रिलियन के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जितना वाइट है उतना ही ब्लैक है। याद रखना एक चीज, पैरेलल इंडियन इकोनॉमी को पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं। पैरेलल का मतलब जितना डार्क, मतलब जितना ब्लैक मनी है उतना ही वाइट मनी है इंडियन इकोनॉमी में, पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2,50,000 फॉर इंडिविजुअल बिलो 60, 3 लाख रुपया 60 टू 80 और 5 लाख रुपया सुपर सीनियर सिटीजन। अच्छा, सीनियर कौन होते हैं, जो 60 टू 80 के बीच में, और जो FF 80 हैं उनको क्या बोला जाता है, भैया आप सुपरमैन हैं, आप इतना जीत गए आप इतना जी गए, सुपरमैन है आप, ठीक है। कंपनीज के लिए देख लो, अब कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है, इनके लिए मैंडेटरी है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है आईटीआर फाइल करिए, चाहे आपको लॉस हो रहा है आईटीआर फाइल करिए, डजेंट मैटर। मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज, फाइलिंग रिक्वायर्ड इवन देर इज ए नो इनकम ऑफ कंपनी इन लॉस। भैया आपकी इनकम है या लॉस है, डजेंट मैटर, आप एक कंपनी है, आप एक कॉर्पोरेट बॉडी है, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, आपको एक आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। फॉर्म नहीं, अगर आपकी इनकम लेस देन 2,50,000 है, ओल्ड रिजीम के हिसाब से कंपलसरी नहीं है,
बट अगर आपकी इनकम 2,50,000 के हिसाब से तो आपके लिए कंपलसरी है, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। हाँ, आईटीआर फाइल करिए, आपका टैक्स नहीं लगेगा। आपको अगर अप टू 5 लाख है तो रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए पता है, जैसे तुम लोग 18+ है ना, अभी से आईटीआर फाइल करना स्टार्ट करो। हाँ दिखाओ ना, अपनी इनकम दिखाओ ना, एग्जाम्पशन लिमिट के ज़्यादा है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, दिखाओ ना अपनी इनकम एग्जाम्पशन। अब मेरी सिस्टर है ना, मेरी सिस्टर होता है ना, हाँ होता है। अच्छा, अगर उसका बेनिफिट क्या है मैं ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ करके बता दूंगा बाद में बेनिफिट क्या है। जैसे मेरी सिस्टर है ना, जिस दिन 18+ हुआ मैं उसका उसी दिन से मैं आईटीआर फाइल करता हूँ। तो जूही का आईटीआर अच्छा खासा फाइल है, मेरा खुद का आईटीआर फाइल है, और आप लोग भी है ना अपना आईटीआर फाइल करवाइए। अरे साल में 1,000-2,000 रुपया लगेगा, या कोई अगर दीदी होंगी जो CA का पढ़ाई कर रही है तो खुद ही फाइल कर देंगे। नहीं होगा तो हम तुम लोग को खुद ही सिखा देगा कैसे आईटीआर फाइल होता है। एक दिन मेरे को बोलना तुम लोग टाइम निकाल के ना, जैसे मैं खुद ही अपना करता हूँ, तो जिस दिन मैं अपना करूँगा तुम्हारा खुद ही सिखा दूंगा कैसे होता है, तुम लोग मेरा देख कर सीख लेना। एकदम ईजी आईटीआर फाइल करना। फ़ायदा पता क्या है, तुम्हारा जितना ज़्यादा आईटीआर होगा, जितना ज़्यादा आईटीआर होगा उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम 25 साल का हो गया एग्जांपल, आज के 5 साल के बाद तुम अगर मान लो 19 ईयर से, 18 छोड़ दो, 19 ईयर से अगर तुम आईटीआर भरना स्टार्ट किया तो एट द एज ऑफ 25 एटलीस्ट तुम्हारे पास 4 ईयर या 5 ईयर का आईटीआर होगा, 4 ईयर 5 ईयर का आईटीआर होगा, ठीक है। अब अगर तुम 2025 में ना लेट्स से कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, एक फ्लैट लेने जा रहे हो, या एक कार गिफ्ट करना चाहते हो, या बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, तो अगर आपके पास 3 साल पुराना आईटीआर है, गवर्नमेंट का रूल क्या है कि एटलीस्ट बड़ा लोन लेने से पहले या बड़ा काम करने से पहले आपके पास एटलीस्ट 3 साल पुराना आईटीआर होना चाहिए। अगर आपके पास 3 साल पुराना आईटीआर है ना, तो आप हर जगह पे एलिजिबल हैं, लोन लेने के लिए भी एलिजिबल है, बहुत बड़ा अमाउंट लेने के लिए भी एलिजिबल है, और बहुत सारी क्राइटेरिया में आप फिट बैठ जाते हैं। समझ रहे हो? इसीलिए आप ना अपने पापा को बोल करके अभी से अपना आईटीआर भरवाना स्टार्ट करिए। आप टैक्स मत दीजिए ना, अरे टैक्स मत दीजिए, हम कहाँ बोले तुम लोग पैसा कमा रहे टैक्स दे रहे हैं, बट आईटीआर भरो, बेनिफिट है, बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है तुम लोग को। हाँ लिमिट में तुम लोग अभी नहीं आएगा, बट भरो। जैसे मैं अपना 18 ईयर से चालू कर दिया तो मेरे पास अभी अच्छा खासा है, ठीक है ना। फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो चाहे एलएलपी हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो, आपको आईटीआर भरना कंपलसरी है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है। सुनो सुनो, अगर आप एक कंपनी है, अगर आप एक फर्म है, अगर आप एक एलएलपी है या कंपनी है, आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। अदर एंटिटी अदर एंटिटी में कौन आएगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएट ऑफ पर्सन, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, इफ देयर टोटल इनकम एक्सीड द एग्जम्पशन लिमिट, इनको भी आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये लोग एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर इनकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ठीक है, अगर इनकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो इनको आईटीआर भरना पड़ेगा, ठीक है। किसको? एचयूएफ, एसोसिएट ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आ जाते हैं देव की बात करते हैं। पर्सन विथ फॉरेन एसेट और इनकम, पर्सन विथ फॉरेन एसेट और इनकम, इंडिविजुअल विथ फॉरेन इनकम, ऐसा इंसान जिसकी फॉरेन से पैसा आ रहा है, फॉरेन से इनकम आ रही है, या फॉरेन में उन्होंने एसेट परचेज किया है, और साइनिंग अथॉरिटी इन एनी फॉरेन अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट है जिसपे देव का साइन लगेगा, मतलब एक ऐसा अकाउंट है जहां पर, एक ऐसा अकाउंट जो इंडिया के बाहर है पर साइन आपका लगेगा। आप कहाँ है? आप कोलकाता में हैं, पर मान लो देश के बाहर, मान लो लंदन, लंदन बैंक में कोई अकाउंट है जहां पर मेरा या आपका साइन लग रहा है, तो इस ऐसे लोगों के लिए आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम, देखो ना, हेलो हेलो, अगर आपकी इनकम बिलो द एग्जम्पशन लिमिट है, अगर आपकी इनकम 0 रुपया भी है तब भी आपको भरना पड़ेगा। बिलो द एग्जम्पशन का मतलब क्या है? लेस देन 2,50,000। भाई अगर तुम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा कमाता है तब तो तुमको आईटीआर भरना ही पड़ेगा, कोई रूल ही नहीं है। बट मेरा एक फॉरेन अकाउंट है जिसमें पैसा रखा हुआ और साइन मेरा लगेगा, ठीक है, मेरी फॉरेन में प्रॉपर्टी है, या मेरी इनकम फॉरेन से आ रही है, तो ऐसे लोगों की इनकम ऐसे लोगों की इनकम अगर इंडिया वाली, ऐसे लोगों की इनकम कौन सी? इंडिया वाली, एग्जम्पशन लिमिट से कम है, फिर भी उनको आईटीआर भरना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपका फॉरेन में अकाउंट है, फॉरेन में एसेट है, ऑब्वियसली आप छोटे मोटे आदमी नहीं है, आप बड़े आदमी है,
आपने जानबूझकर इंडिया वाली इनकम को कम दिखाया है तो आपका तो आईटीआर चेक किया जाएगा, आपका आईटीआर देखा जाएगा। क्लियर है चीज? अरे बोलो ना, क्लियर है ना? चलो, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं ना, कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं, आईटीआर नहीं फाइल करते हैं पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करेंगे 1 लाख रुपए से ज्यादा। तो कोई भी इंसान जो चोरी चमारी कर रहा है, गवर्नमेंट की निगाह में नहीं आ रहा है, पर उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की बिल आ रही है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है। अब सोचो अगर एक महीने का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो ऑब्वियसली अच्छा खासा कमा रहा होगा या अच्छा खासा फैक्ट्री खोल के रखा होगा। यही बात यहाँ लिखा गया है कि इंडिविजुअल मस्ट फाइल रिटर्न इफ दे मीट ओनली द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब ये फॉलोइंग क्राइटेरिया यहाँ लिखा हुआ, यहाँ फॉलोइंग क्राइटेरिया लिखा हुआ। पहला, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा पे करते हो पूरे साल भर में, पूरे साल भर में अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो पूरे साल भर में तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर 1 लाख रुपया है पूरे साल भर में तो खाना पीना तो उससे ज़्यादा ही होगा, कपड़े उपड़े ज़्यादा ही होंगे, आपके शौक शान भी तो ज़्यादा होंगे, और वैसे भी घर में एसी होगा, लग्जरी आइटम होगा, तभी तो 1 लाख रुपये से ज़्यादा बिल आ रहा है पूरे साल भर में। मेरा आप समझ रहे हो भाई? बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर में 2-3 एसी है फिर भी 1 लाख का बिल नहीं आता साल भर में। कितना आता है? एवरेज बिल आता है 7,000 रुपये, 8,000 रुपया। इंटू 12 करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है इंटू 12 करो? 70, 72, 80 आ रहा होगा ना। वो भी ठंड में तो 2,000, 3,000 हो जाता है। ठंड में कौन एसी चलाएगा? तो एवरेज 60-70, एवरेज मेरा बिल साल भर का 60,000 बिल आता है 3 एसी का, 3 एसी का। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसका 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 1 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, 1 लाख रुपीज से ज्यादा किसका बिल आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है। तो छोटा मोटा आदमी नहीं, बड़ा आदमी है, इसके लिए आईटीआर भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट देख रहे हो कैसे सोच रहा है? हेलो, तुम यहाँ पे गवर्नमेंट को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट का दिमाग देख रहा है। हाँ, ठीक है ना? ठीक है, गवर्नमेंट देख रहे हो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि आपको ऐसे नहीं इनडायरेक्टली पकड़ रहा है कि आपकी इनकम अच्छी खासी है तभी 1 लाख रुपए ज्यादा बिल आ रहा है। अच्छा, दूसरा देखो ना, ये तो और भी भयंकर है। अपना देव बाबू, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंसेस एक्सीडिंग 2 लाख रुपया। आप ना फॉरेन टूर कर रहे हो, आप ना फॉरेन टूर कर रहे हो और उसका खर्चा आ रहा है 2 लाख रुपए से ज्यादा। भैया आप छोटा मोटा आदमी तो नहीं है। साल भर में, साल भर में आप फॉरेन टूर कर रहे हो, साल भर में आप फॉरेन टूर कर रहे हो और आपके फॉरेन टूर का एक्सपेंसेस है 2 लाख रुपए से ज्यादा। अब प्लीज, अब तुम लोग बेवकूफ बेवकूफ वाला क्वेश्चन मत पूछना, सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि 2 लाख रुपए आपने फॉरेन में खर्चा किया है। एकदम मत पूछना। जब तुम एयरपोर्ट पे जाता है तो पासपोर्ट वगैरह में सब मेंशन करना पड़ता है कि तुमने होटल कौन सा लिया है, तुम्हारा करेंसी तो एक्सचेंज कराएगा, तो कितने रुपए का तुम करेंसी एक्सचेंज करा रहा है। अगर मैं मान लो 1 लाख रुपया दिया तो मेरे को डॉलर मिलेगा, तो गवर्नमेंट को पता चला गया अभिषेक पांडे 1 लाख रुपए का डॉलर लिया है। तो ये सब बेवकूफ वाला क्वेश्चन होता है कि गवर्नमेंट कैसे पता चलेगा। हर जगह गवर्नमेंट को पता चल जाता है। प्लस कुछ कुछ कंट्री में तो मेंशन है कि जब तक तुम्हारे पास इतना रोकड़ा नहीं रहेगा, इतना पैसा नहीं रहेगा, तो आपको अलाउ नहीं करने देगा। एग्जाम्पल लंदन, लंदन, यूएस, ये सब बड़ी बड़ी कंट्री में अगर जाओगे ना तो वहाँ पे पहले वो लोग पूछेगा तुम्हारे पास पैसा कितना है। अगर तुम 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया लेकर इंटर करोगे ना तो भी डाउट है कि आपको इंटर करने देगा। गरीब लोग को तो इंटर नहीं करने देगा क्योंकि वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया का 5 लाख रुपया यूएस का कितने के बराबर होगा? कम ही होगा। इंडिया का 5 लाख रुपया यूएस से तो कम ही होगा ना। तो वहाँ पे तो पूछा जाता, बाकायदा पूछा जाता कहाँ पे स्टे कर रहे हो, कौन सा होटल में स्टे कर रहे हो, कितना पैसा अभी पॉकेट में, ये सब चेक किया जाता है। पता चला कि तुम भिखारी भिखारी बनकर देश में आ रहे हो, ढुकने नहीं देगा, बोलेगा भिखारी लोग का जरूरत नहीं है। तो अच्छा खासा अगर तुम्हारे पास पैसा है तभी देश के अंदर ढुकने देगा, वरना नहीं देखेगा। ये सब होता है चेकिंग। तो अगर एक ऐसा इंसान 2 लाख रुपए से ज्यादा वो फॉरेन टूर पे खर्चा कर रहा है तो उसको भी आईटीआर भरना पड़ेगा, उसको आईटीआर भरना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, अगर आपकी डिपॉजिट, ठीक है, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा है, या तो 1 करोड़ है या 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपका डिपॉजिट 1 CR से ज्यादा है पूरे साल भर में और करंट अकाउंट, अब मत बोलना सर व्हाट अबाउट सेविंग अकाउंट। अरे गधा लोग, सेविंग अकाउंट में होता ही नहीं है। सेविंग अकाउंट में तुम 8 लाख रुपए से ज्यादा अगर पैसा डाल दिया ना, एक ठो से सुनो सुनो, एक सेविंग अकाउंट में
अगर 8 लाख रुपए से ज़्यादा तुमने डाल दिया, आईटीआर का नोटिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस आ जाता है। अगर तुम्हारा कोई भी सेविंग अकाउंट है, एसबीआई कुछ भी है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी गवर्नमेंट बैंक तो होगा ही है, ठीक है, उसमें ना गलती से भी अपने पापा या मम्मी या किसी का पैसा डालना तो कोशिश करना 8 लाख रुपए से कम डालना, वरना तुम्हारे नाम पे इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। रूल है, ये सब हम लोग जानते नहीं है। मेरा दोस्त है, हम लोग जब कॉलेज लाइफ में तब का बात है, उसके पापा बिजनेस करते थे, तो वो क्या क्या पैसा छुपाने के चक्कर में ना अपने बेटे के अकाउंट में पैसा डाल दिए। ठीक है, कितना आया, 30 लाख रुपए आसपास आया था पूरे साल भर में। तो उसको ऊपर नोटिस आ गया मेरे दोस्त के नाम, बस मेरा दोस्त अभी जस्ट 18 ही क्रॉस किया होगा, उसको इनकम टैक्स का नोटिस आ गया कि तुम्हारे अकाउंट में 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, चलो इनकम का ब्यौरा दो, कहाँ से इतना पैसा आया। फिर गए लोग, दिए जो देना था हिसाब। तो ऐसे तो रूल यही है कि 8 लाख रुपए से ज़्यादा अगर सेविंग अकाउंट में आ गया पूरे साल भर में, पूरे साल भर में, तो आपके ऊपर आईटीआर नोट, इनकम टैक्स का तो नोटिस ऐसे आ जाएगा। और वैसे ही अगर आपका करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है, पैसा आ रहा है पूरे साल भर में, तो आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। ये देखो, टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द बिजनेस एक्सीडिंग 20 लैक्स और सॉरी सॉरी सॉरी, जीएसटी का याद आ गया, 20 लाख, 60 लाख और प्रोफेशनल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग 10 लाख। जैसे हम लोग क्या है, फीस लेते हैं ना, तो कोई भी टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर या जो लोग भी फीस लेते हैं, अगर वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा फीस ले रहे हैं पूरे साल भर में, अच्छा ये पूरे साल का है क्योंकि आप इनकम टैक्स देते हो ना, पूरे साल भर का देते हो, तो जब भी मैं बोलूँगा ना वो साल भर का रहेगा, ठीक है। तो अगर एक डॉक्टर, टीचर, लॉयर, सीए, कोई भी प्रोफेशनल फीस ले रहा है 10 लाख रुपए से ज़्यादा, तो उसको आईटीआर भरना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपका टर्नओवर, आपका जो ग्रॉस टर्नओवर है वो 60 लाख रुपए से ज़्यादा है, 60 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको आईटीआर भरना पड़ेगा, आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? एसएससी एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25,000 रुपये और मोर, केस ऑफ सीनियर सिटीजन 50,000। अगर तुम्हारा साल भर में टीडीएस और टीसीएस मिलाकर के 25,000 या उससे ज़्यादा कट रहा है, तब तुमको आईटीआर भरना पड़ेगा। या जो सीनियर सिटीजन है उनका 50,000 से ज़्यादा टीडीएस कट रहा है या टीसीएस कट रहा है, या दोनों मिला करके 50,000 है या 50,000 से ज़्यादा है, तो इस केस में उनको आईटीआर भरना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। मान लो मेरा मेरा अगर मैं तो बिलो 60 हूँ ना, तो मेरा जो टीडीएस अगर 25,000 कट रहा है या उससे ज़्यादा कट रहा है, या मेरा टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट अ सोर्स, 25,000 कट रहा है या उससे ज़्यादा कट रहा है, या टीडीएस प्लस टीसीएस, टीडीएस प्लस टीसीएस दोनों मिला करके 25,000 है या उससे ज़्यादा है, तो मुझे आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। पर रिवाइज कर लो फटाफट। पहला क्या बोला यहाँ पे, पहला क्या बोला, अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी की बिल पूरे साल भर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन टूर पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा करते हैं तो आईटीआर भरना पड़ेगा। ठीक है, आईटीआर मतलब इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका करंट अकाउंट में 1 CR से ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल फीस 10 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा रिसीव्ड करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। और लास्ट में क्या बोलता है, अगर आपका टीडीएस टीसीएस दोनों मिला करके 25,000 रुपया का कटता है पूरे साल भर में तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और सुपर सीनियर या सुपर सीनियर के केस में कितना है, 50,000 है इन ए ईयर, सब कुछ इन ए ईयर। अब सोचो कितना गवर्नमेंट ने रूल बना दिया। आईटीआर सेक्शन 139 पूरा आएगा लिखने के लिए। अगर प्रोविज़न आ गया कि एक्सप्लेन कर दो सेक्शन 139, तो पूरा प्रोविज़न लिखना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ लो। तो सुनो सुनो सुनो, सेक्शन 139 को ना मैं एक बार सम अप कर रहा हूँ। सेक्शन, सबसे बड़ा सेक्शन यही है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 सबसे बड़ा सेक्शन वही है, क्योंकि यही सेक्शन आपको फोर्स करता है इनकम टैक्स फाइल करने के लिए। और चैप्टर का नाम क्या है, रिटर्न ऑन इनकम। तो चैप्टर जो तुम्हारा है वो सेक्शन 139 से रिलेटेड है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा ज्ञान दिया हुआ है। तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है
तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, चाहे आप एक कंपनी हो, चाहे आप एक एचयूएफ हो, चाहे आप बॉडी कॉरपोरेशन हो, चाहे आप एसोसिएट ऑफ पर्सन हो, चाहे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, चाहे आप एक कॉरपोरेट बॉडी हो, चाहे आप पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे आप एलएलपी हैं, कोई भी पर्सन हो, आपको भरना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा आईटीआर। नेक्स्ट क्या बोला, कुछ कुछ केस में आपको नहीं भरना पड़ेगा, जैसे अगर आपकी एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, हाँ एग्जाम्पशन लिमिट से कम है मत भरिए, लेकिन अगर आपकी फॉरेन इनकम है या फॉरेन एसेट है या फॉरेन अकाउंट है तब तो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोलता है कि आपका अगर आईटीआर वगैरह भर रहे हो, आईटीआर वगैरह भर रहे हो तो उसमें ये भी चेक किया जाएगा जब, अच्छा आगे आगे के सेक्शन में बताऊंगा ये बात, ये वाला बात आगे के सेक्शन में बताऊंगा, अभी मैं वन सेक्शन 39 पे ही स्टिक करता हूँ। फिर आपको बोलता है ये वाला केस कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा है, ठीक है, फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख रुपया, डिपॉजिट 1 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर कितना है 10 लाख, 60 लाख रुपया बिजनेस में है, 10 लाख रुपया क्या फॉरेन रिसीप्ट, और अगर आपका टीडीएस और टीसीएस 25,000 कटता है पूरे साल भर में तो भी भरना पड़ेगा, और सीनियर सिटीजन केस में कितना है 50,000। पर देखना यहाँ पे सेविंग अकाउंट के बारे में कहीं नहीं लिखा गया है, और पूरे लॉ में सेविंग अकाउंट के बारे में कहीं नहीं लिखा गया है। ये बात वही बता पाता जो लोग बैंकिंग में काम करते हैं, जो बैंक में काम करते हैं वही लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आपके, इसलिए मैं तुमको बता दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे सेविंग अकाउंट में 8 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट आ गया पूरे साल भर में, एक सेविंग अकाउंट में मिला जुला के नहीं, तुमको अगर मंगाना है ना तो तुम 4 सेविंग अकाउंट खोलो, सब में थोड़ा थोड़ा करके मंगाओ, थोड़ा एसबीआई मंगा लो, थोड़ा पीएनबी मंगा लो, थोड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा मंगा लो, एक में मत मंगाना। एक में अगर 8 लाख से ज़्यादा मंगा लिया तो इस केस में तुमको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो ये तो खतरनाक है, टैक्स टैक्स पेयर टैक्स पेयर क्लेमिंग रिफंड, फाइलिंग इज मैंडेटरी फॉर द टैक्स पेयर विशेस टू क्लेम अ टैक्स रिफंड। अगर आपको टैक्स रिफंड पाना है तो आपको आईटीआर फाइल करना, याद है आपका टीडीएस कट गया, हेलो, आप सुनो सुनो सुनो, आप कल को जॉब करोगे कोई बताने वाला नहीं है, मेरा दोस्त लोग भी बहुत, जो लोग कॉमर्स नहीं लिया है, 2-4 मेरा दोस्त है जो साइंस बैकग्राउंड से, लोग का ना सैलरी कटे जा रहा कटे जा रहा, लोग का पैकेज था 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया पैकेज था, इनिशियली जब वो स्टार्ट किया था तो उनके अकाउंट से ना टीडीएस कट रहा था, टीडीएस कट रहा था, तो मैंने उसको बोला तेरा टीडीएस कट रहा है, तुम उसको रिफंड क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि अरे भाई उसका 6 लाख का पैकेज है, प्लस वो होम लोन भी ले लिया है, मेडिक्लेम भी लिया है, तो उसका डिडक्शन वगैरह ले करके तो उसकी इनकम 5 लाख से कम आएगी, तो जो भी टीडीएस कटा वो तो रिफंड हो जाना चाहिए। तो मेरा दोस्त का ना टीडीएस रिफंड ही नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि वो आईटीआर नहीं भरा था। फिर बाद में मैंने उसको आईटीआर भरवाया, आईटीआर भरवा करके जितना उसका टीडीएस कटा था वो एक जगह पे एक्यूमुलेट होकर रखा हुआ था, बाद में रिफंड ले। तो अगर आप लेट से आपके जॉब लग गया तो आपके अकाउंट से टीडीएस कटते कटते जाएगा कटते जाएगा कटते जाएगा, और अगर आपकी इनकम, आपकी जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट के आसपास आ रही है, या उस आपकी इनकम पे टैक्स 0 बनता है, तो आप आईटीआर जरूर फाइल करो, आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करो टीडीएस को रिफंड लेने। जैसे मेरा दोस्त था ना, 6 लाख रुपया का था, उसका टीडीएस कटता था हर महीने 3,000 4,000 ऐसे टीडीएस कटता था, और पूरे साल भर उसका 50,000 का टीडीएस कटा हुआ था। मैंने आईटीआर फाइल किया, बाद में उसका टीडीएस रिटर्न ले लिया और उसका टैक्स भी नहीं लगा। रीज़न क्या ना, उसने होम लोन लिया था, तो होम लोन लेने से याद है ना सेक्शन 80C में प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख का एग्जाम्पशन है, याद है तुम लोग को, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया था, और इंटरेस्ट वगैरह भी तो एग्जाम्पशन है। तो वो सब करने के बाद ना उसकी जो इनकम आई बहुत कम आई, तो जो टीडीएस कटा हुआ था, जो गवर्नमेंट ने टैक्स लिया था, वापस कर दिया। यही बात बोला जा रहा है, अगर आपको टैक्स का रिफंड पाना है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ये बात ना मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं, उनको क्या लगता है जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा एम्प्लॉय बनूंगा तब आईटीआर फाइल करूंगा, जब उनको लगेगा 20 लाख का मेरा पैकेज होगा, 10 लाख का पैकेज होगा। नहीं भाई, तुम्हारा पैकेज अगर 3 लाख का भी है ना तब भी तुम आईटीआर फाइल करो ना, जो भी टीडीएस कटा सब वापस आ जाएगा। टीडीएस डिडक्टेड बट बिलो टैक्स इनकम, देखो फाइलिंग इज रिक्वायर्ड इफ टैक्स डिडक्टेड एट अ सोर्स बट टोटल इनकम बिलो द एग्जम्पशन लिमिट। क्या बोल रहा है, अगर आपका इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है तब भी आपको टीडीएस क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। क्या बोला, फाइलिंग इज रिक्वायर्ड इफ टीडीएस, अगर आपका टीडीएस कटता है तो फाइलिंग क्या है, रिक्वायर्ड है, और आपकी आपकी जो इनकम है अगर वो
आपकी जो इनकम है अगर वो एग्जम्पशन लिमिट से कम है। देखो ऐसा बात क्यों लिखा गया, क्योंकि एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होगा तो आपको तो ऐसे ही फाइल करना पड़ेगा। बट अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, जैसे मेरी दोस्त की इनकम क्या थी, मेरी दोस्त की इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम थी, तो ऐसे लोगों के लिए टीडीएस फाइल, ऐसे लोगों के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है कि जो भी टीडीएस कटा है वो रिफंड आ जाएगा। अब देखो ये मेन चीज़ है, ड्यू डेट। पहला, इंडिविजुअल एचयूएफ और नॉन ऑडिट केस। इंडिविजुअल मतलब मैं आप, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और नॉन ऑडिट केस ऐसी ऐसा बिजनेस जिसका ऑडिट नहीं हो रहा है, इन लोग के लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। मतलब इस दिन के पहले आपको आईटीआर भर देना है, 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। जैसे अभी ईयर कौन सा एंड हुआ है, 31 मार्च 2025 है ना, तो अभी जो ईयर एंड हुआ है वो 24-25 हुआ, यही तो ईयर एंड हुआ है। तो ये ईयर एंड हुआ गया मार्च में, तो अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक, हाँ अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक आपको आईटीआर भर देना है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भर देना। और वैसे भी इस बार डेट सितंबर कर दिया गवर्नमेंट, हाँ बढ़ा देता है गवर्नमेंट, ऐसे नॉर्मल यही सबके लिए बढ़ा दिया, नॉर्मली यही है जुलाई तक, पर गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया, 2 मंथ एक्स्ट्रा दे दिया, डेट बढ़ा दिया। नॉर्मली होता भी है, जैसे तुम लोग कल को ना सीए बन जाएगा, देखना जिस दिन लास्ट दिन रहता है, जिस दिन लास्ट दिन आता है ना, बड़ा प्रेशर आता है लास्ट दिन वाले, फिर पता चलता है 4 बजे 5 बजे गवर्नमेंट एक नया नया सर्कुलर जारी कर दे, एक्सटेंशन, डेट एक्सटेंशन। बहुत बार हुआ, बहुत बार जब मेरा आर्टिकल शिप भी था ना तब ऐसे हुआ था, हम लोग का पूरा चाप होता था प्रेशर पे। हाँ तो वो हम लोग ऊपर ना बहुत सारा फाइल रहता था, लोग सुबह से लगे 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 लगे, बाद में पता चलता है शाम को 6 बजे 7 बजे गवर्नमेंट बोलती है 2 महीना बढ़ा दिए, फिर हम मुंह से गाली निकलता था, सुबह से खाए नहीं है कि 12 बजे के पहले सब कुछ भर देना है, अब सुबह से खाना नहीं खाए हैं अपने लोग, क्योंकि नहीं अगर पेनल्टी लग जाएगा ना, क्लाइंट को अगर पेनल्टी लगेगा तो लोग का बॉस हम लोग पर चिल्लाएगा, अरे जब जब जिसके फॉर्म में के अंडर तुम काम कर रहे हो, अब हम लोग चाय पी चाय पानी कुछ नहीं, भरे जा रहे भरे जा रहे भरे जा रहे भरे, जो जिसका जैसे भरा जाए, बाद में पता चलता है 6 बजे 7 बजे कि गवर्नमेंट ने 2 महीने का डेट बढ़ा दिया, तो गुस्सा आ जाता है उस वक्त, खुशी भी मिलता है, रिलीफ मिलता है, चलो यार शांति मिला, गुस्सा भी आता है। हाँ सुबह से एक्चुअली सुबह का बात नहीं है, जिस मंथ में होता है ना, जैसे जुलाई, तो जुलाई वाले मंथ में ना सब घर भूल जाता है, तुम लेट घर आओगे सुबह भागना पड़ेगा ऑफिस, और घर भी आओगे ना, हाँ और घर आओगे ना तो घर में भी होमवर्क करना पड़ता है, अगर तुम लोग कल को सीए फॉर्म वगैरह ज्वाइन करेगा तो रो देगा। डरवा नहीं रहे, सही बता रहे, तुम्हारे घर में कोई है क्या, तब तो पता होगा, तब तुमको पता होगा, तब अच्छे से तुमको पता होगा, हालत खराब हो जाता है। फॉर कंपनीज एंड टैक्स पेयर रेकरिंग ऑडिट, ठीक है, अगर आपका आपके कंपनी का ऑडिट हो रहा है या आपका कंपनीज है तो आपके लिए 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो अब मार्च तक ईयर खत्म हो जा रहा है, अरे बोलो ना, मार्च तक ईयर खत्म हो जा रहा है, उसके बाद अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के एंड तक आपको अपना आईटीआर भर देना है। अरे मार्च में ईयर एंड हो रहा है तो अप्रैल से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में आपको अपना आईटीआर भर देना है। बहुत लोग होते हैं ना बहुत लोग होते हैं इस डेट को भरते हैं, चलेगा, क्योंकि इस डेट के बाद नहीं भरोगे, क्योंकि इस डेट के बाद भरोगे तो बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं, और उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा, इंटरेस्ट भी लगेगा। फॉर ट्रांसफर, फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस, 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, इसको कट करोगे, इसको कट करोगे, नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। अच्छा पेनाल्टी क्या है नॉन फाइलिंग रिटर्न का या लेट फाइलिंग का, पता है ना तुम लोग को, 234F, ठीक है, 5,000 है अगर दिसंबर के पहले, ये वाला देसी उसी का 5,000 इशू नहीं करवा रहे थे ना, 20 पेज का थ्योरी है, और मेरा ना गला ठीक नहीं है, क्योंकि थ्योरी में क्या कंटिन्यू बोलना पड़ता है,
अभी मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ ना, मेरा इतना कफ आ रहा है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तकलीफ हो रहा बोलने में। इससे सोचा तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करा, तो प्रैक्टिकल थोड़ा बोलना पड़ता है। तो अगर 5,000 कब होगा? अगर आप 31 दिसंबर के पहले अगर आपने आईटीआर फाइल किया और ड्यू डेट के बाद में, अरे बोलो ना 31 जुलाई ड्यू डेट था इंडिविजुअल केस में, तो आपने 31 जुलाई के बाद में भरा और दिसंबर के पहले भरा, तो इस केस में 5,000 रुपया। कुछ लोग ढीठ लोग होते हैं, बोले न्यू ईयर भरेंगे, नया साल नया टैक्स है सामने। तो हाँ, तो अगर आप 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करते हो तो आपके ऊपर 10,000 का पेनल्टी है। और अगर आपकी इनकम बिलो 5 लाख है, अगर आपकी इनकम बिलो 5 लाख है और आप आईटीआर लेट फाइल करते हो, तो जब भी फाइल करोगे 5 लाख रुपया। अच्छा सॉरी, जब भी फाइल करोगे 1,000, सॉरी, जब भी फाइल करोगे 1,000। अच्छा, इसके लिए ना दिसंबर न्यू ईयर नहीं देखा जाएगा, जब भी तुम फाइल करोगे 1,000। हाँ, और इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1% पर मंथ। इंटरेस्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो कि जितना मंथ डिले फाइल करोगे 1% के हिसाब से मीटर चलेगा। सेक्शन खत्म हो गया, अब नया सेक्शन आ गया, सेक्शन 139 सब सेक्शन 3। क्या क्या लिखोगे? जितना तुम्हारा काम का था उससे ज़्यादा दिया हो, जितना तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे ज़्यादा दिया हो। बीकॉम में तुम्हें बेयर एक्ट में ज़्यादा। हाँ, पूरा लिखना पड़ेगा, ऑलमोस्ट सभी लिखना पड़ेगा इसमें, थोड़ा थोड़ा करके सब से थोड़ा पॉइंट निकाले ना। अरे 5 नंबर का थ्योरी आता है, 10 नंबर नहीं आएगा। 10 नंबर में आएगा 5+5, प्रैक्टिकल मिला के आता है। सम्स टाइप का आता है, बताऊंगा कैसे आएगा सम्स, मतलब। सेक्शन 139, सेक्शन 139। अच्छा, सेक्शन 139 क्या बोलता है? लॉस ऑफ रिटर्न। ये लॉस ऑफ रिटर्न का मतलब क्या, सुनो। नॉर्मली तुम लोग को पता है, अगर सुनो ना, अगर बिजनेस में लॉस हुआ, तुम लोग सेटअप वाला चैप्टर पढ़ा था ना, कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ है करंट ईयर में, तो अपने क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर में उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और जो फ्यूचर में इनकम होगी बिजनेस वाली, उससे क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। या अगर अपने को लॉस हुआ है, लेट से कैपिटल गेन, इन सब का जो लॉस हुआ है उसी से होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किससे होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, ठीक है। तो लेट से अगर आप कैपिटल गेन का सेट ऑफ करना चाहते हो, या बिजनेस लॉस का सेट ऑफ करना चाहते हो, या किसी अदर इनकम हेड का करना चाहते हो, दो चीज को छोड़ करके, पहला आपका एक होता है डेप्रिसिएशन, और आपका एक होता है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है ना, वो तुम कभी भी सेट ऑफ कर सकते हो, चाहे तुम आईटीआर टाइम पे भरो या तुम आईटीआर टाइम पे ना भरो, ठीक है। लेकिन अगर तुमने अपना आईटीआर लेट फाइल किया, तो बिजनेस का जो लॉस है उसको नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ नहीं करने दिया। यही बात बोलता है यहाँ पे सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, लॉस ऑफ रिटर्न। क्या लिखा हुआ देखो, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 allows taxpayer to file a return to report loss for the purpose of carry forward and setting of the loss against the future income। ये डील करता है कि अगर टाइम पे आईटीआर फाइल कर दोगे, तो जो भी सेट ऑफ है, जो भी लॉस है, वो फ्यूचर इनकम के साथ तुमको सेट ऑफ करने का मौका मिलेगा। बट अगर तुम आईटीआर टाइम पे नहीं भरोगे, तो फ्यूचर इनकम के साथ तुम सेट ऑफ नहीं कर सकते। 3 केस बता रहे। फाइलिंग दिस रिटर्न इज ऑन टाइम मैंडेटरी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ड्यू डेट पे मैंडेटरी है। टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ लॉस कैरी फॉरवर्ड, अगर आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, अगर आप अपने लॉस को फ्यूचर में सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो आपको आईटीआर टाइम पे भरना पड़ेगा, आईटीआर टाइम पे फिलअप करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो इसका। पहला,
टू डिक्लेयर एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अंडर द वेरियस हेड ऑफ इनकम, दो चीज को छोड़ करके, एक्सेप्ट लॉस अंडर द इनकम हाउस प्रॉपर्टी एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, इन दो चीज को छोड़ करके, मतलब ये जो दो चीज है ना, आप आईटीआर लेट फाइल करो या टाइम पे फाइल करो, आपको ऑलवेज मौका मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ करने का, और एन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो अपने पीजीबीपी में पढ़े थे, ठीक है, वो आपको मिलेगा मौका सेट ऑफ करने का, चाहे तुम टाइम पे भरो आईटीआर या लेट भरो, डजंट मैटर। रूल बना दिया गया, क्योंकि जो नॉर्मली जो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होती है तो उसमें कंडीशंस क्या होते हैं ना, कि हमेशा जो पर्सनस होता है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो बिजनेस में क्या होता है ना कि आप अच्छे से अपना सब कुछ देख रहे हो कि लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा क्या, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस निकालने के लिए ना आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग प्रॉपर कैलकुलेशन कर नहीं पाते, तो बाद में सीए वो लोग करके बताता है, इसीलिए वहाँ पे एग्जम्पशन दे दिया जाता है कि अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस वगैरह है, तो आप अगर लेट आईटीआर फाइल करेंगे तब भी आपको मौका मिलेगा लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का, लॉस को सेट ऑफ करने का। ये आपका एन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। अच्छा कौन सा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बता रहा है, ये प्लांटेशन, इसमें मैं तुमको लिखवा दूंगा इसमें, टेंशन मत लो, आफ्टर इसी क्लास में लिखवा दूंगा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो आप अभी दो चीज समझो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और एन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, आप ये कभी भी सेट ऑफ कर सकते हो, कभी भी, चाहे आप टाइम पर भरे हो आईटीआर या टाइम पर आईटीआर नहीं भरे हो, चाहे आपने इनकम टैक्स टाइम पे दिया है या इनकम टैक्स टाइम पर नहीं दिया, क्लियर हुआ। बट इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ करके, एन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को छोड़ करके, लेट से तुम बिजनेस का लॉस सेटअप करना चाहते हो या कैपिटल गेन का लॉस सेटअप करना चाहते हो या कोई और स्पेसिफाइड इनकम का लॉस सेटअप करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट बोल रहा है करने देंगे तभी जब इनकम टैक्स के हिसाब से आईटीआर फाइल करोगे और टाइम पे फाइल करोगे, एक्ट के हिसाब से आईटीआर फाइल करोगे और टाइम पे फाइल करोगे, तभी तुमको अदर हेड का लॉस कैरी फॉरवर्ड करने देंगे और सेट ऑफ करने देंगे फ्यूचर में। समझा, क्लियर हुआ। ये सब प्रोविजन बहुत टफ प्रोविजन है, समझो ध्यान से। दो केस में रिलीफ है, क्या दो केस है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहां पे क्या बोला गया, आपको छूट है, आप लेट आईटीआर फाइल करोगे तब भी मौका मिलेगा सेट ऑफ का, तब भी मौका मिलेगा लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का, लेकिन अगर तुम दूसरे हेड का लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो इस केस में तुमको टाइम पर आईटीआर फाइल करना। एलिजिबिलिटी देख लो, जो तुम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन लॉस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जैसे लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हाउस। अगर तुम बिजनेस लॉस को सुनो, अगर तुम बिजनेस लॉस को, कैपिटल गेन के लॉस को और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो नेक्स्ट ईयर, या इन लॉसेस को सेट ऑफ करना चाहते हो नेक्स्ट ईयर या फ्यूचर के इनकम के साथ, तभी कर पाओगे जब तुम इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करोगे। अगर तुमने टाइम पर आईटीआर फाइल नहीं किया तो ये सारे सारे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। टाइम लिमिट क्या है देख लो, रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड और बिफोर द ड्यू डेट अंडर द सेक्शन 139, और सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, इंडिविजुअल केस में लास्ट ड्यू डेट होता है 31 जुलाई, और कंपनीज वगैरह या सब होता है, इस केस में क्या है, हाँ? क्या चाहिए, अक्टूबर है ना, 31 अक्टूबर, सितंबर इस ईयर के लिए हुआ ना। अगर आप आपका कंपनी है और ऑडिट करते हो तो इस केस में 31 अक्टूबर है, इस बार गवर्नमेंट ने 31 जुलाई का डेट ऑलरेडी बढ़ा कर रखा है सितंबर, इस साल के लिए, इस साल के लिए, समझा, मैंने क्या बोला, एक्सटेंशन आते रहता है, तो इस साल गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल को बोला, ये जो इंडिविजुअल है ना, कहाँ गए, ये है ना जिनका ऑडिट नहीं होता, इनको बोला गया है कि आप नॉर्मली 31 जुलाई तक अपना आईटीआर भर लेते हो, बट आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ का और टाइम दिया जा रहा था, गवर्नमेंट इस बार शुरू से एक्सटेंशन दे के रखा है, बट एवरी ईयर 31 जुलाई होता है, प्लस ये गवर्नमेंट के हिसाब से होता है कि ये डेट को बढ़ा सकता है। और कंपनी के लिए तुमको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हो, देखो ना,
इंडिविजुअल एचयूएफ नॉन ऑडिट केस में क्या 31 जुलाई, कंपनी और टैक्स पेयर जिसका ऑडिट होता है उसके लिए 31 अक्टूबर, ये तो लिखा हुआ है। तो कंपनी और ऑडिट जिसका ऑडिट होता है उसके लिए 31 अक्टूबर है। इंडिविजुअल एचयूएफ और नॉन ऑडिट केस में क्या 31 जुलाई है। और जो तुम लोग बोलो ना सितंबर बोल रहे हो ना, मैंने क्या बोला था कि इस साल आपको 2 मंथ का गवर्नमेंट एक्सटेंशन दिया है कि इस साल आप 30 अक्टूबर के 30 सितंबर के तक आप अपना आईटीआर वगैरह भर सकते हो, अगर आप एक इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या नॉन ऑडिट केस है। समझ गया ना, उसको रेक्टिफाई कर लो। कहाँ लिखे हो? हाँ तो लिख लो वहाँ पे इस दिस ईयर, अप्लाई लिख देना, अप्लाई टू दिस ईयर, ये इस साल के लिए है। हाँ ये इस साल के लिए है। 30 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर है कंपनीज के लिए, ठीक है। और इस साल के लिए है 30 सितंबर। बट नॉर्मल केसेस में कितना होता है 31 जुलाई होता है इंडिविजुअल के लिए। बट इस बार इंडिविजुअल के लिए 2 मंथ का एक्सटेंशन है। तुम लोग जुलाई मान के चलोगे? ऑलवेज जुलाई, जुलाई जुलाई। तुम लोग को तो जुलाई मान के चलना कि इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई और कंपनी के केस में क्या है 31 अक्टूबर। समझ गए ना, ये दो डेट याद रखना। अच्छा ये देखो ना, इफ नॉट फाइल्ड ऑन टाइम, अगर आपने आईटीआर टाइम पे नहीं भरा, लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड एक्सेप्ट, आपका जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बट किसको नहीं होगा? इसका नहीं होगा, बिजनेस का नहीं होगा, कैपिटल गेन का नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का नहीं होगा। बट अगर हाउस प्रॉपर्टी का है हो जाएगा, एंड अब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड ड्यूरेशन तो आपको पता है ना, 8 साल तक होता है मैक्सिमम। आ जाते सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 क्या है? ना ना बस जितना। सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 बी लेटेड रिटर्न। बी लेटेड रिटर्न क्या है? बी लेटेड रिटर्न, if the assessee fails to file a return within due date, then he can file be a return, जब रिटर्न ये रिटर्न, if a assessee fails to file a return within a due date, then he can file a return within the following time limit which are given below। सुनो, बी लेटेड रिटर्न का मतलब क्या है? तुम लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो, इंडिविजुअल केस में रिटर्न कब फाइल करना है 31 जुलाई। अगर तुम उसके बाद रिटर्न फाइल करते हो तो इसको बोलेंगे बी लेटेड रिटर्न। कंपनी के केस में क्या है 31 अक्टूबर, अगर उसके बाद तुम इनकम टैक्स आईटीआर फाइल कर रहे हो, इस केस में होगा बिलेटेड रिटर्न। डेफिनेशन देख लो। इट अलाउ टैक्स पेयर हु मिस द ओरिजिनल डेडलाइन टू स्टिल फुलफिल दैट देयर टैक्स ऑब्लिगेशन। बिलेटेड रिटर्न बोलता है टैक्स पेयर को कोई बात नहीं, आपका जो डेडलाइन था 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, आपने उस डेडलाइन पर इनकम टैक्स नहीं भरा, कोई बात नहीं, आप उसके बाद भी भर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बी लेटेड रिटर्न वन सेक्शन 39 सबसेक्शन 4। अब क्वेश्चन आ रहा कौन कौन भर सकता है? सब भर सकता है, ऐसा भर सकता है जिसके जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है, हर कोई भी बी लेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो। चार्ज तो देना। ये प्यार से बुला रहा है, भूल गया था ना, आ जा, लेकिन फाइन के साथ आना। टैक्स पेयर विशिंग टू क्लेम रिफंड इवन, अच्छा सुनो ना, अगर तुम रिटर्न लेट फाइल करता है और तुम्हारा रिफंड अगर बनता है तो तुम क्लेम कर सकता है। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि हम, हाँ हाँ रिफंड तुम अपना क्लेम कर सकते। हाँ कि अगर मान लो मैं अपना रिटर्न लेट फाइल करता हूँ, बट मैंने गवर्नमेंट को ज़्यादा एडवांस टैक्स पे कर दिया, याद है एडवांस टैक्स में भी रिफंड आता है। अगर मेरा ज़्यादा टीडीएस कट गया था, तो मैं अगर लेट इनकम टैक्स आईटीआर फाइल करूंगा तब भी मैं रिटर्न क्लेम रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। आने में बहुत टाइम लग, बहुत भयंकर, 4 4 साल लग जाता है, 55 साल लग जाता है। गवर्नमेंट बोलता है गवर्नमेंट बोलता है गवर्नमेंट बोलता है हम ऐसे ही लेट हैं, पर तुमको लेट दे रहे हो तो हम और लेट हो जाएंगे, हमको पैसा देना है तो और भी। और गवर्नमेंट तुमसे चार्ज करेगी 1%।
पर मंथ के हिसाब से। तो साल भर में कितना चार्ज कर रही है? 12%, है ना। और तुमको वो अगर 3 साल के बाद पैसा लौटाएगी ना, तो 3% पूरे साल भर का रिटर्न रिफंड पे देती है इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट दे रही है 3% और ले रही है 12%। और 3% मतलब पूरे साल भर का, और तुमसे ले रही है 12%। वो भी 3% मैक्सिमम है, उससे कम भी कर सकती है गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट पास पैसा नहीं है तो। टाइम लिमिट, अच्छा ये समझा तुम लोग ये वाला पॉइंट, कि टैक्स पेयर विशिंग टू क्लेम रिफंड इवन इफ लेट, अगर टैक्स पेयर ने लेट फाइल किया है, तो वो आराम से रिफंड के लिए क्लेम कर। बी लेटेड, जितना मार्क करूंगा उतना ही, बी लेटेड रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड बिफोर 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट। ठीक है, 31 दिसंबर के पहले, 31 दिसंबर तक कर देना आपको। जैसे सुनो, ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च। उसके 3 महीने कब आएगा? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर तक आपका बी लेटर रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। उसके बाद करोगे तो पेनाल्टी देना ही पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, अगर मैं 23-24 की बात करूँ, इसका असेसमेंट ईयर कब आएगा? 24-25। अगर उसका फाइनेंशियल ईयर है 23-24, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 24-25। तो 24-25 का जो लास्ट डेट होगा बी लेटेड रिटर्न के लिए, वो 31 दिसंबर। क्योंकि 24-25 का ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2025। इसके ठीक 3 मंथ पहले, इसके ठीक 3 मंथ पहले, इसका ठीक 3 मंथ कब होगा? 31 दिसंबर 2024। गवर्नमेंट बोलती है जिसका भी रिटर्न लेट फाइल हो रहा है, कोशिश करके वो 31 दिसंबर के पहले तक अपना आईटीआर फाइल कर ले। और इस पे पेनाल्टी कितना लगेगा? 5,000, अगर उसकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा। नहीं, भी आएगा आएगा। लेट से आपने रिटर्न फाइल किया, सुनो ना, आपने अपना रिटर्न फाइल किया, बट आपके पता चला कि आपने अपना इनकम गलत दिखाया है। आपने अपना रिटर्न फाइल किया, पता चला आपने अपना इनकम गलत दिखाया है, तो अब आपके पास टाइम है, आप अपने रिटर्न को रिवाइज्ड कर सकते हैं, आप अपने इनकम को रेक्टिफाई कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, गलती है। इट कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5। लेट्स से मैंने आईटीआर फाइल किया, जब बाद में आया यार तो इनकम ज़्यादा दिखा। बहुत लोग क्या करते हैं ना, आईटीआर फाइल करते हैं, उस वक्त उनको जो लगता है अपना दिखा देते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि जो आईटीआर फाइल किए वो गलत फाइल किए, तो आईटीआर फाइल किए वो गलत फाइल किए। तो इस केस में वो अपनी जो इनकम है, अपनी जी इनकम का जो ब्यौरा है, जो आईटीआर है, उसको रिवाइज्ड कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट के साइट पे जाएंगे, e-filing.gov.in, वहाँ पे जा करके अपने आईटीआर को रिवाइज्ड करेंगे। रिवाइज का मतलब एडिट करेंगे, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है। जैसे व्हाट्सअप में देखना, जो कुछ मैसेज कर देता है उल्टा पुल्टा लिखा जाता है, एडिट करते, ऐसे यहाँ पे भी करते। और पता है इसमें जब रिवाइज रिटर्न करते हो ना, तो एक बार नहीं कर सकते हो। अगर 3 मंथ का टाइम है, असेसमेंट ईयर कब खत्म होता है? असेसमेंट ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च। उसके 3 महीना कब? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर तक जितना बार रिवाइज करना उतना बार रिवाइज करो। मतलब 31 दिसंबर तक जितना बार रिवाइज करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें पेनाल्टी नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, तुम अगर लेट से तुम उसके बाद भी करना चाहते हैं ना, तो रिवाइज रिटर्न तुम कर सकते हैं विद द परमिशन। तुम अपने रिटर्न को कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, परमिशन लगेगा यहाँ पे, बस समझो। आएगा सेक्शन 139, ये आएगा, ये सेक्शन आएगा, टेंशन मतलब। पेनाल्टी तो पता है ना, सेक्शन 234F का, 5,000 और 10,000 वाला और 1,000 वाला। इंटरेस्ट भी पता है ना, सेक्शन 234A। अच्छा, अगर आप रिटर्न बी लेटेड रिटर्न, अगर आप रिटर्न लेट फाइल करोगे तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? अगर आप रिटर्न लेट फाइल करोगे तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। जो लॉस है उसको तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। जो भी रिफंड है बहुत लेट मिलेगा, और रिवाइज करने का टाइम भी बहुत लेट मिलेगा। क्योंकि नॉर्मल यही बोला जाता है
कि अगर मैंने 31 जुलाई को अपना आईटीआर भर दिया तो मुझे 31 दिसंबर तक मौका है, मैं अपने रिटर्न को जितना बार चाहे उतना बार रिवाइज कर सकता हूं। रूल ये बोलता है, रूल ये बोलता है, ठीक है। अब अगर मैं, सपोज ये नवंबर है, मैंने आईटीआर इस दिन भरा, मुझे तो 1 मंथ का ही टाइम मिला रिवाइज करने का। यही इसी को बोलते हैं रिड्यूस टाइम टू रिवाइज, ठीक है ना। सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 रिवाइज्ड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न। इसके बाद कितना है, बड़ा है चैप्टर, बड़ा है ये वाला। हाँ? मेरा सेक्शन 139 सब सेक्शन 5। अब ये देखो, ये बोलता है रिवाइज रिटर्न। अब ये सेक्शन ना आपको मौका देता है कि लेट से मैं आईटीआर फाइल किया, मेरे से कुछ गलती हो गई, तो मेरे पास मौका है कि मैं अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूँ, अपने इंफॉर्मेशन को एडिट करके सही कर सकता हूँ। यही बात देखो यहाँ, देख लो सेम बात लिखा हुआ, पढ़ो सेम बात ये लिखा हुआ। दिस इंश्योर दैट टैक्स पेयर कैन करेक्ट मिस्टेक और कंप्लाई विद द लॉ विदाउट पेनाल्टी फॉर द ऑनेस्ट एरर। अगर आप अपने ईमानदारी से कर रहे हो तो आपके ऊपर पेनाल्टी वगैरह नहीं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा ना ऑनेस्टी, पता है क्यों बोला है? क्योंकि जब एसएससी पकड़ लिया ना, गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तब तो तुम्हारा रिटर्न भी रिवाइज होगा, तुमको पेनाल्टी भी देना पड़ेगा अगर एसएससी पकड़ लिया। हु कैन फाइल रिवाइज रिटर्न, गधा टाइप का क्वेश्चन है। जिसने रिटर्न फाइल किया वही रिवाइज करेगा ना बाबा, गधा टाइप क्वेश्चन। फिर भी पढ़ लेते हैं। एनी टैक्स पेयर, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी, अदर्स, हेडफोन लगा। एनी टैक्स पेयर इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी या अदर्स who has filed a return under section 139 subsection 1, lost return of section 134 belated return can file revised return if they identify errors। सिंपल सी बात है भाई, जिसने आईटीआर फाइल किया है वही रिटर्न कर सकता है, जिसने आईटीआर फाइल किया वही रिवाइज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, रीजन क्या है रिवाइज करने का? आपने गलत इनकम दिखाया है, या आपने डिडक्शन गलत क्लेम किया है, या आपने टीडीएस गलत दिखाया है, या पर्सनल कोई एरर है आपका, ये सब रीजन है रिवाइज रिटर्न का। 2-3 याद कर लेना, ठीक है। हाँ, आया हुआ क्वेश्चन है ये। ये जितना क्वेश्चन तुम पढ़ रहे हो ना, सब एग्जाम में आया हुआ है। अब सुनो, टाइम लिमिट जो तुम लोग पूछ रहा था सर कितना बार रिवाइज करेंगे, टाइम लिमिट ऑफ रिवीजन देखो जानते हैं। हाँ, केस स्टडी टाइप पूछना था, केस स्टडी टाइप। A revised return must be filled within 3 months before the end of relevant assessment, मतलब दिसंबर 31 दिसंबर तक आपको जितना बार एडिट करना है आप उतना बार एडिट। एक बार मंडे एडिट करो भगवान का, भोले बाबा का नाम लेकर, फिर हनुमान जी का नाम लेकर दोबारा एडिट करो, करते कोई दिक्कत नहीं, करते रहो। हाँ हाँ, करते रहो एडिट। देखो 31 दिसंबर के पहले आपको जितना बार रिवाइज करना अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। हाउ टू फाइल अ रिवाइज रिटर्न? रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड इन द सेम फॉर्म एज द ओरिजिनल रिटर्न विद द सेम डिटेल एंड करेक्शन। जैसे तुमने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था वैसे ही तुमको रिवाइज रिटर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब तुम रिवाइज रिटर्न करोगे ना, तो वाइल फाइलिंग टैक्स पेयर मस्ट सेलेक्ट द ऑप्शन रिवाइज रिटर्न। जब तुम जब तुम रिटर्न फाइल, नहीं नहीं गलत नहीं लिखा, सही लिखा, क्योंकि जब तुम रिटर्न फाइल जब एडिट करने जाएगा ना, वहाँ पर ऑप्शन आता है रिटर्न या रिवाइज रिटर्न, तो वहाँ पे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? रिवाइज रिटर्न सेलेक्ट करना। मल्टीपल रिवीजन अलाउड, मंडे को भोले बाबा, समझ गया ना, ट्यूसडे को हनुमान जी, बजरंग बली। और रिटर्न कैन रिवाइज मल्टीपल टाइम्स विद द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। दिसंबर के पहले आप कभी भी कर सकते हैं। कितना तोड़, तो ऐसे थोड़ी लॉ में लिखा गया है।
प्रोविजन पढ़ो ना, बेयर एक्ट में ना कुछ नहीं लिखा, बेयर एक्ट में एक पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ को तोड़ तोड़ के ये सब लाइन बनाया मैंने। हालत खराब हो गया था। इस तो सेम 5 में बच्चा लोग का थ्योरी आया था 35 नंबर का चैप्टर, हालत खराब हो गया था। पेनाल्टी देखो, पेनाल्टी फॉर द एरर डिटेक्टेड आफ्टर द असेसमेंट। सुनो ना, सुनो ना, ये जो एसएससी है, एसएससी है, तुम्हारा इनकम को देखा, अब पता चला ये आदमी झूठ बोल रहा है, तब उसके ऊपर क्या लगेगा, पेनाल्टी। If the return is not revised and error are later found by the assessing officer during the scrutiny, penalty interest may apply। जो एसएससी ऑफिसर है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, अगर तुम्हारे रिटर्न को देखा और ये पता किया कि ये गलत इन्फॉर्मेशन दिया, ये जो जितना भी रिटर्न लगाया है गलत रिटर्न लगाया है, जो भी इनकम दिखाया फॉल्स दिखाया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी वो दोनों लगा सकता है। डिफेक्टिव रिटर्न, नेक्स्ट में जो डिफेक्टिव रिटर्न। अच्छा, डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब क्या है? ये इनकम टैक्स अथॉरिटी है, मतलब असेसिंग ऑफिसर है, ये मैं हूँ, नहीं देव है, ये देव है, ठीक, ये उसका आईटीआर है। अब ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, देव के आईटीआर को देख रहा है, पता चला यहाँ पे गलती लिखा हुआ, कमाया है 5 लाख, कमाया है 50 लाख रुपया, लिखा है 5 लाख रुपया। इनकम टैक्स ऑफिसर ने पकड़ लिया, देव ने कितना कमाया है, 50 लाख, लिखा कितना है, 5 लाख। तो अब इस केस में ये क्या करेगा, देव को एक नोटिस भेजेगा कि भैया तुम अपना जो रिटर्न है उसको एडिट करके भेजो, सही करके भेजो। तो जब एसेसिंग ऑफिसर रिटर्न में गलती पकड़ लेता है, एरर पकड़ लेता है, मिस्टेक पकड़ लेता है, इसी को अपन बोलते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। ऐसा रिटर्न जिसमें गलती है, ऐसा रिटर्न ऐसा रिटर्न जिसमें गलती है। फर्क क्या है? रिवाइज्ड का मतलब क्या है कि मैं खुद से गवर्नमेंट को बता रहा हूं, मैं गवर्नमेंट को खुद से बता रहा हूं कि भैया मेरा रिटर्न में गलती है, काइंडली मुझे मौका दिया जाए, मैं उस गलती को ठीक करूं। और डिफेक्टिव का मतलब क्या है? असेसिंग ऑफिसर, जैसे मैं तुम लोग कॉपी साइन कर रहा हूं, तो गलती पकड़ लिया, यहाँ पे तुमने आंसर गलत लिखा है, यहाँ पे तुमने ये चीज़ गलत लिखा है। तो जब असेसिंग ऑफिसर खुद पकड़ लेता है कि सामने वाला का जो आईटीआर है, इनकम टैक्स रिटर्न है, वो गलत है, इसी को अपने बोलते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। पढ़ो एक बार, सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। मौका तो मिलेगा पर पेनाल्टी के साथ, क्योंकि डिफेक्टिव है ना। रिवाइज्ड में तुमको खुद मौका दिया जा रहा है, यहाँ पे इनकम टैक्स ने पकड़ लिया। डिफेक्टिव मतलब क्या? ये आपका आईटीआर है, इसको चेक किया जा रहा है, तो पकड़ लिया कि यहाँ गलती है, तो अब आपको फिर से मौका मिलेगा अपना आईटीआर ठीक करने का, बट इस बार पेनाल्टी भी देना पड़ेगा आपको। देखो यही बात लिखा हुआ, सेक्शन 39 सब सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइन अ डिफेक्टिव रिटर्न एंड प्रोवाइड टैक्स पेयर एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। जो भी गलती है उसको रेक्टिफाई करो, ठीक करो, ठीक है, इन देयर इनकम टैक्स रिटर्न। अ रिटर्न इज कंसीडर्ड डिफेक्टिव व्हेन इट इज इनकम्प्लीट, या तो अपना इंफॉर्मेशन आपने कंप्लीट नहीं दिया है, या जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो डिफेक्टिव तभी बोलोगे जब आपका आईटीआर इनकम्प्लीट है, या जो भी इंफॉर्मेशन आपने आईटीआर में दिया है वो गलत दिया है। लास्ट में जो मैंने अंडरलाइन किया है, आके वही पढ़ना है। क्वेश्चन है कि डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब क्या होता है? असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो गलती आइडेंटिफाई करता है या जो गलती को नोटिफाई करता है टैक्स पेयर को, उसी को अपने बोलते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। क्योंकि लोग ना कंफ्यूज आते हैं कि रिवाइज्ड का मतलब क्या है और डिफेक्टिव का मतलब क्या है। रिवाइज्ड का मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट, मैंने खुद से गवर्नमेंट को बताया ये मेरी गलती है, काइंडली ग्रांट मी सम टाइम टू रेक्टिफाई दिस। और इसका मतलब क्या होता है? डिफेक्टिव का मतलब होता है गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि ये आईटीआर तुम्हारा गलत है, इसको ठीक करके भेजो, ये इन्फॉर्मेशन तुमने गलत दिया उसको ठीक करके भेजो। समझ में आया? अच्छा, रीजन फॉर डिफेक्टिव रिटर्न क्या क्या है? रीजन फॉर डिफेक्टिव रिटर्न क्या है? पहला, आपने इनकरेक्ट फाइलिंग किया है, आपने जो डॉक्यूमेंट था वो आपने नहीं दिया,
हाँ, जो आपका डॉक्यूमेंट, अरे आप जब आईटीआर फाइल करते हैं तो डिडक्शन वगैरह का डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया। इंश्योरेंस से सबका डॉक्यूमेंट आपको जीरोक्स देना पड़ता है, नहीं दिया आपने। मिसमैच इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपका जो इन्फॉर्मेशन वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, या इनकरेक्ट यूसेज, या आपने टैक्स नहीं भरा, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इफ टैक्स पेबल इज ऑन रिटर्न बट रिमेन्स अनपेड, अगर आपने, सुनो ना, तुमने आईटीआर फाइल किया, तुम्हारा टैक्स ड्यू है, तुमको टैक्स तो पे करना पड़ेगा, तुमने टैक्स नहीं पे किया तो माना जाएगा इनकम्प्लीट रिटर्न। तो इस केस में इसको बोला जाएगा डिफेक्टिव रिटर्न। अच्छा, प्रोसीजर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न को ठीक करने का तरीका क्या? पहला, इंटीमेशन बाय द डिपार्टमेंट। कौन बताएगा गलती है? डिफेक्टिव रिटर्न में बताएगा कौन? एओ बताएगा। हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बताएगा कि भैया तुम्हारा ये इन्फॉर्मेशन क्या है, गलत है, इसको ठीक करके लाओ। अच्छा, ठीक कौन करेगा? बताने का जिम्मेदारी है एओ का, ठीक कौन करेगा? टैक्स पेयर। पढ़ लो, सेम चीज लिखो। टैक्स पेयर क्या करेगा? www.efiling.gov.in पे जाएगा, लॉगिन कर, इसको बोलते हैं पोर्टल। www.efiling.gov.in को क्या बोलते हैं? पोर्टल। पोर्टल पे जाएगा और जो भी डिफेक्टिव नोटिस आया उसको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है ना, और उसको करेक्ट करेगा। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, बोलते कौन है एओ, देख लेंगे। तो इफ द डिफेक्टिव, हाँ, इफ द डिफेक्ट is not rectified within the specified time limit, the return is treated as invalid and it will never be filed। एओ बोलता है अगर तुम टाइम पे अपने गलती को नहीं सुधारोगे, तुम्हारा रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगा और बोला जाएगा तुमने आईटीआर फाइल ही नहीं किया है, पेनाल्टी और पेनाल्टी लगेगा फिर। इसलिए जो भी गलती है उसको टाइम पे सुधारो, नहीं सुधारोगे तो ये मान लिया जाएगा तुमने इस साल इनकम टैक्स भरा ही नहीं है, आईटीआर भरा ही नहीं है, अब तुम्हारे ऊपर अलग से कोर्ट केस होगा, पेनल्टी लगेगी। भाई ये रिटर्न ऑन इनकम चैप्टर खत्म, अब नया चैप्टर चालू होगा, पैन। पैन एक नया चैप्टर है, हाँ, इसी में पैन एक नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर है। हाँ, ठीक है।